सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपेट बाय एकल। सो लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था, वहां हमने कहाँ तक की स्टडी की थी? हमने स्टडी की थी डिस्ट्रीब्यूशन तक की, है ना। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था। नाउ इस लेक्चर में हम क्या खत्म करने वाले हैं? मेटाबॉलिज्म खत्म कर देंगे, एक्सक्रीशन खत्म कर देंगे एंड काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स है। एंड मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो आप ये पढ़ रहे हो ना फार्माकोकाइनेटिक, ये सेम चीजें आपको आगे 1-2 सेमेस्टर के बाद मीन 6 सेमेस्टर में आपको बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़नी है। तो जो भी मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं वो जीपेट के लिए सफिशियंट है ही है, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी सफिशियंट है ही, और साथ ही साथ जब आप 6 सेम में बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे ना तो तब भी आपकी जो नोट्स है ना वो सफिशियंट रहेंगे वहां के लिए भी। तो ध्यान से पढ़ाई करिएगा। चलो मैं इसको समझाना चालू करता हूं। देखो, हम आज क्या क्या खत्म करने वाले हैं? मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, है ना। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 04। देखो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को अपन क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इतना तो बेसिक है, पता ही होगा, और नहीं पता तो बता देता हूं। मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है? हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल कंपाउंड कहने का मतलब मेरा क्या है? ड्रग। हम लोग ड्रग का क्या करते हैं? हम लोग ड्रग का करते हैं क्या? केमिकल अल्ट्रेशन। क्या करते हैं? केमिकल अल्ट्रेशन, है ना। केमिकल अल्ट्रेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं? ड्रग को की केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं। क्या? केमिकल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? चेंजेस, है ना, चेंजेस। अब इन चेंजेस से होता क्या है? इन चेंजेस से होता क्या है कि जो ड्रग अगर एक्टिव ड्रग होगी, अगर इससे होता क्या है कि जो एक्टिव ड्रग होती है ना, या तो वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है, या तो फिर इनएक्टिव जो ड्रग है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। या जो ऑलरेडी एक्टिव ड्रग होती है वो मोर एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब उससे और क्या बन जाता है? उससे एक एक्टिव मेटाबोलाइट बन जाता है, मेटाबोलाइट बन जाता है। आगे आपको चीज और अच्छे से क्लियर होते जाएंगी, अभी बस सुनते जाइए, ठीक है। मैं क्या बताया? मेटाबॉलिज्म, जिसको अपन और क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग करते क्या है? हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड यानी ड्रग का केमिकल अल्ट्रेशन करते हैं। मतलब उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। चेंजेस कैसे करेंगे? या तो हम लोग उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई भी, हाँ ना, हम लोग एटम या कोई ग्रुप हो गया उसको हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, या तो अपन क्या कर देंगे? उसको रिमूव कर देंगे, है ना, है ना। और इसके रिजल्ट में होता क्या है? किसी भी ड्रग का जब अपन केमिकल अल्ट्रेशन करते हैं तो होता क्या है? तो कोई एक्टिव ड्रग जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। मान लो ना भैया, आपको मैं बताता हूं, जैसे कि बेंजीन है। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर जो है ये तो एक्टिव है। अब मैं बेंजीन से के यहां से कार्बन हटा देता हूं, है ना। या तो मैं बोल रहा हूं मैं यहां से कार्बन हटा देता हूं, तो क्या बेंजीन बचेगा? क्या नहीं बचेगा ना, कुछ और स्ट्रक्चर बन जाएगा जो इनएक्टिव होगा। तो वही एक्टिव ड्रग से ये इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। या तो कोई चीज इनएक्टिव है उसको हम लोग कुछ कंपाउंड जोड़ के क्या बना देते हैं? एक्टिव बना देते हैं। या एक्टिव ड्रग से क्या बना देते हैं? एक्टिव मेटाबोलाइट, है ना। आगे आपको और अच्छे से समझ आएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी. It is needed to render non-polar compound to the polar so that they are not reabsorbed in the renal tubules and are excreted. इसका मतलब ना आपको आगे मैं बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। देखो, मेटाबॉलिज्म जो हम कर रहे होते हैं ना, मेटाबॉलिज्म जो हम करते हैं, जो हमारी बॉडी करती है बेसिकली, इसका मेन मोटिव जो होता है ना वो क्या होता है पता है? ड्रग को क्या बनाना। हमने हर जगह पढ़ा है कि जो ड्रग कैसा होना चाहिए? ड्रग जो होना चाहिए वो लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए। हमने हर जगह यही तो पढ़ा ना कि जो ड्रग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए। तभी तो वो बायलिपिड लेयर को क्या कर पाएगा? जो बायलिपिड लेयर होता है ना उसको क्रॉस कर पाएगा और सेल में क्या कर पाएगा? एंट्री कर पाएगा, सेल में एंट्री कर पाएगा। इसलिए हमने हर जगह यही पढ़ा कि जो हमारी ड्रग कैसी होनी चाहिए? लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए। तभी तो वो बायलिपिड लेयर को क्रॉस कर पाएगा और सेल के अंदर उसकी एंट्री हो पाएगी, तभी तो वो अपना एक्शन शो कर पाएगा, है ना। लेकिन जब हम लोग को ड्रग को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, तब हम लोग को ड्रग कैसे चाहिए? वो लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में नहीं, वो हमको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, है ना। वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, है ना। तो यही चीज, मतलब किसी भी ड्रग को हम लोग वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ मेटाबॉलिज्म। किसकी मदद से हम लोग कन्वर्ट करते हैं? मेटाबॉलिज्म के मदद से कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो लाइन का आगे मतलब है ना कि वो रीनल ट्यूब्यूल में वापस रीअब्सॉर्ब ना हो जाए, है ना। इट इज देखो मैं बस वापस से पढ़ता हूं। इट इज नीडेड टू रेंडर नॉन पोलर कंपाउंड, है ना, टू पोलर, है ना, मतलब लिपिड सोल्यूबल से उसको अपन लिपिड इनसोल्यूबल बनाना है, मतलब वाटर सोल्यूबल, सो दैट दे आर नॉट रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड आर एक्सक्रीटेड। ये लाइन जस्ट अभी मैं जब एक्सक्रीशन में रीनल एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है।
अब देखो साइट फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? देखो प्राइमरी साइट जो होता है मेटाबॉलिज्म का वो लीवर है और अदर आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग जैसे मे लीड टू द फॉलोइंग, क्या कर सकते हैं? एक्टिव ड्रग इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो सकता है, या तो एक्टिव ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो सकता है, या तो फिर इनएक्टिव ड्रग जो है या जो प्रो ड्रग होता है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो सकता है। मैं आपको सभी के एग्जाम्पल भी बता देता हूं, जैसे कि हमारे पास एक्टिव ड्रग, जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ जैसे कि एक है मेरे पास क्या, फिनाइटोइन है ना, फिनाइटोइन हो गया है ना, फिनाइटोइन हो गया। जैसे कि एक्टिव ड्रग का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फिनाइटोइन, ठीक है। फिनाइटोइन को अगर हम लोग इसे केमिकल अल्ट्रेशन करके क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हाइड्रोक्सी फिनाइटोइन में, है ना, हाइड्रोक्सी फिनाइटोइन। एक है हमारे पास क्या, जैसे कि फिनोबार्बिटोन होता है ना, फिनोबार्बिटोन, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन, हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन, हाइड्रोक्सीफिनोबार्बिटोन। तो मतलब होता क्या है कि देखो हमने क्या कर दिया, हमने कंपाउंड को चेंज कर, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, मतलब कंपाउंड क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल हो गया, है ना। अब वाटर सॉल्युबल हो गया, अब वो इजिली क्या हो पाएगा? यूरिन के थ्रू, है ना, या किसी और वे के थ्रू वो क्या हो पाएगा? हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो पाएगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया एक्टिव टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट का। फिनाइटोइन एक्टिव था, लेकिन हाइड्रोक्सी फिनाइटोइन जो है वो इनएक्टिव है और साथ ही साथ वाटर सॉल्युबल भी है ना। और अगर मैं बात करूं इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, तो जैसे कि आपने सुना देखा होगा बिकेम्पिसिलिन, बिकेम्पिसिलिन जो होता है ना वो इनएक्टिव ड्रग होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्पिसिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक्टिव मेटाबोलाइट है। आगे आपको और अच्छे से समझ आएगा ये सब चीजें। देखो अभी क्या लिखा है, द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग कन्वर्ट्स लिपिड सोल्यूबल टू वाटर सोल्यूबल, या तो आप बोल सकते हो अनआयोनाइज्ड कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है? आयोनाइज्ड कंपाउंड में, जिससे क्या हो जाए? इजिली रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा ड्रग है वो हमारी बॉडी से कैसे हो पाए? इजिली रिमूव हो पाए। अब देखो जैसे कि एक ड्रग है ना, एक ड्रग है, ड्रग सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ड्रग जाता है फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर। किसके अंदर जाता है? फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। ड्रग जब अपना एक्शन शो कर लिया, है ना, कोई ड्रग है जो अपना एक्शन शो कर लिया, है ना, एक्शन शो कर लिया। अब भाई हम लोग को ड्रग का एक्शन से मतलब ड्रग जो हम सब जानते हैं ना, ड्रग अगर ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहेगा तो ड्रग क्या करेगा? टॉक्सिसिटी शो करेगा, ये हम सब जानते हैं। तो ड्रग को हमारी बॉडी से रिमूव भी करना जरूरी है ना। तो ड्रग जब अपना एक्शन शो कर लेता है उसके बाद ड्रग कहाँ चले जाता है? लीवर के अंदर, किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ड्रग है, ड्रग ने सबसे पहले किस में गया? फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर गया। फेज 1 मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आता है? फेज 1 मेटाबॉलिज्म में या तो ऑक्सीडेशन के अंदर जाएगा, रिडक्शन के अंदर जाएगा, या तो साइक्लाइजेशन के अंदर जाएगा, ठीक है ना, या तो फिर डीसाइक्लाइजेशन के अंदर जाएगा, है ना, डीसाइक्लाइजेशन के अंदर जाएगा। और इसके बाद क्या बन जाएगा? वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनएक्टिव मेटाबोलाइट बन जाएगा। और फिर वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाएगा। लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म के बाद क्या हो जाते हैं? वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होते, वो फेज 1 के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हुए ही नहीं रहते हैं। तब अपन को जरूरत पड़ती है ना, तब हम लोग को जरूरत पड़ती है किसकी? फेज 2 की। तो अगर इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। अब मान लो अगर ऐसे कोई ड्रग है जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर तो गए, है ना, फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर तो गए, लेकिन उससे वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में जो कन्वर्ट है वो हुए ही नहीं। वो अब वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? वो कन्वर्ट हो चुके हैं एक्टिव मेटाबोलाइट में, है ना, एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उस टाइम अब ये किसके अंदर जाएंगे? ये जाएंगे फेज 2 मेटाबॉलिज्म के अंदर, फेज 2 मेटाबॉलिज्म के अंदर। और फेज 2 मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आता है? फेज 2 मेटाबॉलिज्म में हमारे पास कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आते हैं, जैसे कि इसमें आएगा मेरे पास क्या? ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन आ गया, है ना, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन आ गया, है ना, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन आ गया, है ना, एसिटाइलेशन आ गया, मिथाइलेशन आ गया, बहुत सारे। और इसके बाद तो फॉर श्योर है कि जो कंपाउंड होगा हमारा, जो ड्रग होगा वो हमारा किसमें इनएक्टिव हो जाएगा और साथ ही साथ वाटर सोल्यूबल भी हो जाएगा, जिससे वो क्या हो पाएगा? इजिली यूरिन के थ्रू, है ना, उसका क्या हो पाएगा? एक्सक्रीशन होगा, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो चाहे वो फीसेस के थ्रू हो, ठीक है, या और भी अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन होते हैं, वहाँ एक्सक्रीशन वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे। ये बेसिक था, बेसिक ओवरव्यू था जो मैंने आपको भी दिया। अब आप इससे समझो, है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फेज 1,
है ना, या फेज 1 एंड फेज 2। अब फेज 1 को क्या बोला जाता है, इसको नॉन सिंथेटिक भी बोलते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और फेज 2 को अपन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, या तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो फेज 1 रिएक्शन में होता क्या है कि एक फंक्शनल ग्रुप को अपन क्या कर देते हैं, जनरेट और एक्सपोज मेटाबोलाइट में भी एक्टिव और इनएक्टिव। देखो क्या बोला कि हम लोग कोई भी जो हमारा ड्रग होता है ना, उससे हम लोग क्या कर देते हैं, तो कोई फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, जिससे जो मेटाबोलाइट बनेगा वो एक्टिव भी हो सकता है या इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फेज 2 में क्या करते हैं, एक एंडोजिनस रेडिकल इज कॉन्जुगेटेड, कोई भी एंडोजिनस ग्रुप होता है जैसे कि ग्लाइसिन हो गया या कोई एमिनो एसिड हो गया, उसको हम क्या कर देते हैं पता है, हमारे ड्रग से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो देखो बस लिखा है क्या, मेटाबोलाइट बिकम इनएक्टिव, है ना, इनएक्टिव हो जाता है, वाटर सोल्यूबल हो जाता है। देखो ना मेटाबॉलिज्म से होता है क्या, लिपिड सोल्यूबल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अनआयनाइज्ड ड्रग किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोनाइज्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो इजिली रिमूव फ्रॉम द बॉडी से इजिली रिमूव हो पाता है, ठीक है। मैं आपको आगे समझाता हूं। इसमें देखिए आप, जैसे कि ड्रग है, फेज 1 रिएक्शन के अंदर गया, या तो इनएक्टिव रहेगा या तो एक्टिव रहेगा। अगर इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया तो एक्सक्रीशन के थ्रू वो बाहर चले जाएगा, और अगर एक्टिव मेटाबोलाइट रहा तो वापस से वो फेज 2 रिएक्शन के अंदर जाएगा और इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा, उसके बाद फिर वो एक्सक्रीशन होगा और वो हमारी बॉडी से निकल जाएगा। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, मैं बता दिया आपको। अब देखो फेज 1 रिएक्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, डिसाइक्लाइजेशन, और फेज 2 रिएक्शन के अंदर क्या क्या आता है ना, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन आता है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फोनेशन, है ना, ये सब आ जाता है मेरे फेज 2 रिएक्शंस के अंदर। अब देखो कोई भी जो रिएक्शन होता है, चाहे वो फेज 1 रिएक्शन या फेज 2 रिएक्शन हो, चाहे वो फेज 1 रिएक्शन हो या फेज 2 रिएक्शन हो, वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और उस एंजाइम को अपन बोलते हैं क्या, है ना, वो किसके प्रेजेंस होता है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। अब वो एंजाइम्स को अपन क्या बोलते हैं, दो टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, एक तो होती है हमारे पास क्या, माइक्रोजोमल एंजाइम, और एक होती है मेरे पास नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। देखो माइक्रोजोमल एंजाइम्स क्या होती हैं, जो देखो ये हमारा लीवर है ना, लीवर है ये, जैसे कि बोलते हैं, मान लेते हैं ये हमारा लीवर है, ठीक है। ये लीवर के अंदर एक लीवर के जो सेल्स होते हैं, है ना, लीवर के जो सेल्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं हिपैटो, है ना, हिपैटोसाइट्स, ठीक है। और जो लीवर सेल्स के अंदर हिपैटोसाइट्स होते हैं, और हिपैटोसाइट सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा, है ना, ऑर्गेनल पाया जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए पता है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस। वैसे ही जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है क्या, माइक्रोसोम, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या बनाने के लिए, क्या वो माइक्रोसोम क्या बनाता है, वो बनाता है हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम, माइक्रोसोमल, है ना, माइक्रोसोमल एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। देखो यहाँ पास वही बताया गया है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोसोम्स लोकेटेड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्राइमरली इन द लीवर। लीवर में कहा, लीवर के जो हिपैटोसाइट्स होते हैं उसके अंदर रहता है ना, हाँ, है ना, एंड ऑल्सो अब कहाँ, और किडनी में भी रहते हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोसा, लेकिन प्राइमरली कहाँ, लीवर में। और माइक्रोसोमल एंजाइम के एग्जांपल हैं जैसे कि मोनोऑक्सीजिनेज, साइटोक्रोम P450, है ना, ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज। ये देखो अब आपको अच्छे से समझ आएगा, मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन दो होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2, और फेज 1 जो होता है ना, बोथ माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम पार्टिसिपेट, मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, डिसाइक्लाइजेशन, इनके लिए माइक्रोसोमल एंजाइम्स भी ये सब करा सकती है, और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम भी ये सब करा सकती है फेज 1 रिएक्शन को, ठीक है। लेकिन फेज 2 रिएक्शन में जो ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन है उसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसोमल एंजाइम ही करा पाएगी, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन नहीं करा सकती। और ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन हो गया, या ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन हो गया, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फोलेशन, ये सबको सिर्फ और सिर्फ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम करा पाएगा, है ना, माइक्रोसोमल एंजाइम नहीं करा पाएगा। तो ये उस बेसिस में भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसलिए हम देखना कि जब मैं माइक्रोसोमल एंजाइम लिखा तो मैंने मोनोऑक्सीजिनेज लिखा, साइटोक्रोम P450 लिखा, एंड ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है ना कि माइक्रोसोमल एंजाइम, है ना, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन कराता है। तो इसी यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो एंजाइम ये होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम होता है। और माइक्रोसोमल एंजाइम में से कौन सा एंजाइम होता है, ये होता है ग्लाइकोरिनिल ट्रांसफरेज,
अब उसके बाद ये और आगे आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं हर बार आगे आगे बोल रहा हूँ क्योंकि ना जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है ना यार, वो ना ऐसा है, वो ना डॉट्स होते हैं, डॉट्स। हमको बस डॉट्स बनाते जाना है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये डॉट्स जब ऐसे कनेक्ट होते होते हैं बहुत आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बस मेरे साथ बने रहो, है ना। अब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम जो भैया माइक्रोसोम्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होते, तो माइक्रोसोम के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होते तो कहां से बनते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द हिपेटिक सेल्स। मैं बताया था ना कि जो लीवर के सेल्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो उसी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म होते हैं वहां पर ये बनते हैं कौन? नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, है ना। और एज वेल एज इन द अदर टिश्यूज इंक्लूडिंग प्लाज्मा, एग्जाम्पल एस्ट्रेज, है ना, एमिडेज एंड कॉन्जुगेट्स। और वही फिर मैं जो आपको बताया ना कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है तो रफ, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ से रफ में राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में माइक्रोसोम होता है जिससे माइक्रोसोमल एंजाइम बनता है। क्लियर? ठीक है। अब आप आगे देखो जैसे कि अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है ना, कहाँ से बन रहा है? हिपेटोसाइट्स मतलब लीवर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया से बन रहा है ना। वो क्या करा सकता है? या वो ऑक्सीडेशन कराएगा, रिडक्शन कराएगा, हाइड्रोलिसिस कराएगा और फेज 2 के सभी रिएक्शन कराएगा एक्सेप्ट द ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, है ना। यही तो हुआ कि देखो जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है वो ये सभी कराएंगे, है ना, फेज 2 के सभी रिएक्शंस कराएंगे एक्सेप्ट दिस। वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है। और साथ ही साथ वो क्या करा सकते हैं? वो साथ ही साथ वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन ये करा सकते हैं। तो वही तो लिखा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोक्सिलेशन, है ना, हाइड्रोलाइसिस यार, सॉरी, वो लिखा हुआ है ना। और माइक्रोसोमल एंजाइम क्या करेंगे? वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस ये तो करा ही सकते हैं और साथ ही साथ फेज 2 रिएक्शन में ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन कराएंगे। अब आपको एक चीज बहुत समझना जरूरी है यार कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम है, माइक्रोसोमल एंजाइम में जो ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो आपको इसमें ना बहुत सारी माइक्रोसोमल एंजाइम जो है वो एक क्लास है ना। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम एक क्लास है और इनके अंदर हमको बहुत सारी एंजाइम्स को स्टडी करना है। मतलब प्रेजेंट होती है बहुत सारे एंजाइम्स, पर उनको भी अपन को एज सच स्टडी करना है नहीं। लेकिन जो एंजाइम को स्टडी करना है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। माइक्रोसोमल एंजाइम जो इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन के लिए, ऐसी माइक्रोसोमल एंजाइम जो इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन के लिए, है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन के लिए, वो होती है साइटोक्रोम 450, है ना, 450, है ना। वो कौन सी एंजाइम है? वो है साइटोक्रोम P450। ठीक है। अब साइटोक्रोम P450 एक बहुत मेजर क्लास है एंजाइम की, इसकी बहुत बड़ी फैमिली है और इसके अंदर एक और एंजाइम आता है जो आता है कि CYP3A4। ये ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन कौन सी एंजाइम कराती है? ऑक्सीडेशन देखो माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम दोनों कराते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन माइक्रोसोमल एंजाइम करा रहा है तो कौन सा माइक्रोसोमल एंजाइम करा रहा है? साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 में से कौन सा करा रहा है? तो आप बोलोगे क्या? साइटोक्रोम P3A4 करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 3 फैमिली है, A जीन बताता है और 4 जीन नंबर बताता है। ये जीपेट 2019 का क्वेश्चन है। और आपको एक चीज बता देता हूं कि जो मेजर मेटाबॉलिज्म, हाँ ना, मेटाबॉलिज्म में मेजर जो रिएक्शन होता है ना वो ऑक्सीडेशन ही होता है। और मेजर जब ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन को मेजरली करवाता कौन है? ये करवाता है साइटोक्रोम, है ना, P3A4, है ना। तो वही लिखा है कैरी आउट बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर, इसलिए तो लिखा है कि ये अलोन मेटाबोलाइजेस 30 to 50% ऑफ द ड्रग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपेट में आया भी है। कब देखो ना, 2019 में भी आया है, 17 में भी आया है, 11 में भी आया हुआ है। ठीक है। अब यहां से मैं आपको बताता हूं किसके बारे में? एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर के बारे में। ये छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो मैं आपको बता दिया कि जो फेज 1 रिएक्शन है, फेज 2 रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन किसके द्वारा कैटेलाइज हो रही हैं? एंजाइम्स के द्वारा, है ना। अब मान लो कि ऐसा कोई सब्सटेंस आ गया जो एंजाइम को क्या कर दे, है ना, मोर एक्टिव कर दे, है ना, एंजाइम को ज्यादा एक्टिव कर दे। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप एंजाइम इंड्यूसर बोलोगे, है ना। इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग एंड देन देयर इफेक्ट विल डिक्रीज, देयरफॉर डोज ऑफ सच ड्रग शुड बी इंक्रीजेज। आपको मैं बताता हूं, जैसे कि कोई एक ड्रग है ना, कोई ड्रग है, जैसे कि मैं लेता हूं एग्जांपल पैरासीटामोल का। ठीक है, पैरासीटामोल एक ड्रग है। यस, अब पैरासीटामोल मॉल जो है उसका क्या हो रहा है? पैरासीटामोल का हम लोग कर रहे हैं क्या? मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म। और मान लेते हैं कुछ ये एक्स पैरासीटामोल में कन्वर्ट हो जाता है ना, जो इनएक्टिव हो।
इनएक्टिव हो। जो पैरासीटामोल है उसका मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं और इससे बाद ये कोई एक्स पैरासीटामोल में कन्वर्ट हो जाता है जो इनएक्टिव होता है और साथ ही साथ क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है ना। और इसके लिए कोई एक एंजाइम इन्वॉल्व है ना, इसके लिए कोई एक वाई एंजाइम इन्वॉल्व है ना। और इस मेटाबॉलिज्म को होने में लग रहा है टोटल 30 मिनट, है ना। मतलब आप जब भी पैरासीटामोल लो तो हमारी पैरासीटामोल हमारी बॉडी के अंदर 30 मिनट तक हमारा एक्शन दिखाएगी, उसके बाद तो वो मेटाबोलाइज हो जा रही है, उसके बाद तो वो इनएक्टिव हो जा रही है। अब ऐसा कोई ड्रग ले लिए जो इस एंजाइम को इंड्यूस कर दे, मतलब इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे, तो ये एंजाइम क्या करेगा पता है? ऐसा कोई ड्रग ले लिया जो क्या करे, जो एंजाइम इंड्यूसर है ना, जो एंजाइम इंड्यूसर है, तो वो क्या करेगा भैया, वो इसकी एक्टिविटी को और तेज कर देगा, है ना। मतलब जो 30 मिनट में कर रहा था ना, ये मेटाबॉलिज्म जो 30 मिनट में हो रहा था वो 15 मिनट में ही हो जाएगा। तो आप देखोगे कि पैरासीटामोल का असर जहां हमारी बॉडी में पहले 30 मिनट था, अब तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही है, क्योंकि 15 मिनट के बाद तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो वही बोल रहे हैं, एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है ना, इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, दूसरे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं, है ना। देन देयर इफेक्ट विल डिक्रीज, तो फिर जो उसका इफेक्ट होगा ना, जैसे कि इस केस में देखो ना, पैरासीटामोल का जो इफेक्ट है तो डिक्रीज हो गया, 30 मिनट की जगह सिर्फ 15 मिनट ही इफेक्ट दिखाया, है ना। देयरफॉर डोज ऑफ सच ड्रग शुड बी इंक्रीजेज, ऐसे केसेस में हमको पैरासीटामोल के डोज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है एंजाइम इंड्यूसर, और वैसे एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। तो इनहिबिशन ऑफ एंजाइम सिस्टम इज मोस्टली लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द इंपॉर्टेंट ड्रग ड्रग इंटरेक्शन विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग बाय द माइक्रोसोमल एंजाइम रिजल्टेड इन टॉक्सिसिटी। अब वही मान लो कि ऐसा कोई ड्रग है जो कैसे काम करे पता है, ऐसा कोई ड्रग है जो काम करे एंजाइम इनहिबिटर, है ना। कैसा काम करे, एंजाइम इनहिबिटर की तरह काम करे, इनहिबिटर की तरह काम करे। अब आप एकदम ध्यान से समझना, ये एंजाइम इंड्यूसर था, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह आगे मेरे पास एंजाइम इनहिबिटर है। तो वो क्या करेगा, वो वाई के एक्शन को इनहिबिट कर देगा, है ना। मतलब वाई क्या करवा रहा था, वो मेटाबॉलिज्म करवा रहा था। अब वाई मेटाबॉलिज्म करा पाएगा क्या, नहीं। अब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस और स्लो पाएगा। हमको पैरासीटामोल की एक्टिविटी 30 मिनट के लिए चाहिए थी, अब पैरासीटामोल की एक्टिविटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी करीबन 3 घंटे, 3 आवर्स। हमको इतनी लंबी पैरासीटामोल की एक्टिविटी चाहिए ही नहीं थी। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी पता है, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, है ना। इससे हमारी बॉडी में ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट था एंजाइम इंड्यूसर का और एंजाइम इनहिबिटर का, है ना। अगर एंजाइम, है ना, अगर देखो क्या लिखे, ग्लूटेथिमाइड इज अ माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, है ना। अगर मान लो कि आप गलती से ग्लूटेथिमाइड ले रहे हो, आप जस्ट समझना कि ये हम लोग पढ़े क्यों। आप मान लो कि आप पैरासीटामोल ले रहे हो, है ना, और पैरासीटामोल के साथ ग्लूटेथिमाइड ले लियो, तो ग्लूटेथिमाइड क्या होता है पता है, वो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर होता है। मतलब इससे मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी होने वाली है। तो इस केस में हम लोग को पैरासीटामोल का डोज क्या लेना पड़ेगा, हाई लेना पड़ेगा। इसलिए लिखा है डोज ऑफ सच ड्रग शुड बी इंक्रीजेस, ठीक है। और यहाँ पर तो अगर कोई एंजाइम इनहिबिटर होगा तो वो क्या कॉज कर देगा, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। अब बहुत आसान सा है, जितना समझना था कॉन्सेप्चुअल चीजें खत्म हो गई हैं। अब देखो, फेज 1 रिएक्शन को अपन नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है ना। कन्वर्ट द ड्रग टू द मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय इंट्रोड्यूसिंग और अनमास्किंग अ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि OH ग्रुप जोड़ देते हैं। मैंने बताया था ना, फिनाइटोइन में हाइड्रोक्सी फिनाइटोइन या बार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन में हमने क्या बना दिया था, हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन। जैसे कि सब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे कि किसमें, फिनाइटोइन फिनोबार्बिटोन के केस में होता है ना। नाउ नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट जैसे कि रिडक्शन, है ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरमफेनिकॉल और मेथाडोन के केस में। हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। मोस्ट कॉमन अमंग एस्टर्स एंड एमाइड, प्रोकेन, है ना, लिग्नोकेन में होता है। साइक्लाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड इनटू द रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे, जैसे कि प्रोग्वेनिल, है ना। डिसाइक्लाइजेशन मतलब साइक्लिक कंपाउंड को अपन ब्रेक कर दे रहे हैं, जैसे कि फिनाइटोइन एंड फिनोबार्बिटोन के केस में। अब फेज 2 रिएक्शन, या तो उसको अपन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि फेज 2 रिएक्शन में होता क्या है कि हम लोग कोई भी इंडोजिनस ग्रुप को हमारे ड्रग के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो, सब्सिक्वेंट रिएक्शन इन विच अ कोवेलेंट लिंकेज इज फॉर्म्ड, मतलब जोड़ा जाता है, कोवेलेंट लिंकेज बनता है फॉर्म बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप ऑन द पेरेंट कंपाउंड। जो हमारा पेरेंट कंपाउंड है ना, मतलब ड्रग है, या तो फिर फेज 1 मेटाबोलाइट, है ना, वो फेज 1 में जो बच गया था वो, है ना। एंड इंडोजिनस सब्सटेंसेस सच एज ग्लूक्रोनाइड एसिड, सल्फेट या एसीटेट और एमिनो एसिड को हम लोग क्या कर देते हैं, उससे जोड़ देते हैं, है ना। जैसे कि आप देखो, ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन, इसमें हम लोग हमारे ड्रग से ग्लूक्रोनिक एसिड को जोड़ते हैं। एसिटाइलेशन में हम लोग एसिटिक एसिड को जोड़ देते हैं, है ना।
तो वही सब लिखा है। और इसके लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो देखो इसमें यूडीपी ग्लूकोनेसिल ट्रांसफरेज, एग्जाम्पल क्लोरामफेनिकॉल, एस्पिरिन, एस्ट्रोजन में एसिटाइलेशन के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, एग्जाम्पल सल्फोनामाइड, एसोनियाजाइड, है ना, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड हो गया। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में जैसे कि एसाइल कोएंजाइम, है ना, ए, है ना, ग्लाइसिन ट्रांसफरेज किसके लिए, निकोटिनिक एसिड और एस्पिरिन के लिए हो गया, है ना। सल्फेट कॉन्जुगेशन के लिए हमारे पास क्या हो गया, है ना, सल्फो ट्रांसफरेज। और ये आप पढ़ सकते हैं, वैसे ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन है, मिथाइलेशन है, ठीक है। अब उसके बाद हमको पढ़ना है क्या, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन क्या है, बहुत आसान सी चीज है यार। देखो क्या लिखा है, ड्रग कैन बी इनएक्टिवेटेड, है ना, विदाउट द नीड ऑफ द एंजाइम। ऐसी कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जो खुद ही क्या हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है बिना किसी एंजाइम की जरूरत के, है ना। एंड दिस इज नोन एज द हॉफमैन एलिमिनेशन। जैसे कि एक ड्रग का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपेट 2013 में आया भी था, एट्राक्यूरियम। ये एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। ये अब इसको अगर हम लोग देंगे ना किसी को, तो बिना किसी एंजाइम की मदद से क्या हो जाएगा, बिना किसी एंजाइम के मदद से ये मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक्सक्रीशन, है ना, एक्सक्रीशन। चलो तो एक्सक्रीशन में आपको समझाता हूं। देखो एक्सक्रीशन, सबसे पहले हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन। हमने ड्रग को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर हमने ड्रग को ब्लड में ले आया, फिर उसको हमने अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया, मतलब ड्रग को हम लोग ने ड्रग को हमने लिपिड सोल्यूबल से किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर दिया, है ना, वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर दिया। अब वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करने के बाद हम करने वाले हैं क्या, इसका एक्सक्रीशन। अब इसको हम लोग यूरिन के थ्रू, है ना, फीसेस के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं बॉडी से, ठीक है। मेजरली जो 99% एलिमिनेशन होता है ना, वो यूरिन के थ्रू होता है, मतलब यूरिन इन द सेंस किडनी के थ्रू होता है। 99% एलिमिनेशन किसके थ्रू होता है, यूरिन किडनी के थ्रू होता है। अब देखो एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से होता है, तो एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो सलाइवा से भी एक्सक्रीशन होता है, स्वेट से भी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है ना। सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, है ना, स्टूल हो गया, है ना, वही पॉटी, उससे भी एक्सक्रीशन होता है। यूरिन, है ना, उससे एक्सक्रीशन होता ही है। हाँ, जो हमारी मेमोरी सिक्रीशन होती है ना, है ना, मेमोरी सिक्रीशन, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उससे भी कई बार जो कोई ड्रग जो होते हैं जो बहुत ज्यादा लिपोफिलिक होते हैं ना, कई बार वो ड्रग वहां भी आ जाते हैं। हाँ, तो मेमोरी सिक्रीशन से भी क्या हो जाता है कि एक्सक्रीशन होता है कई बार, ठीक है। चलो, लेकिन 99% ऑफ एक्सक्रीशन जो होती है, 99% जो एक्सक्रीशन होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है यूरिन के थ्रू। यूरिन कहाँ से बनता है, किडनी से बनता है। आपको किडनी का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा यार, है ना, ये ऐसे बीन शेप्ड ऑर्गन होती हैं, है ना, किडनी, है ना, ये होता है यूरेटर, और ये होता है मेरे पास यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पास होता है मेरे पास यूरेथ्रा, और यहीं से फिर ये, है ना, निकलती है, यूरिन पास होके निकल जाती है ना। अब जैसे कि देखो, ये जो किडनी होता है, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो होता है मेरे पास क्या, नेफ्रॉन। और किडनी में तो भैया क्या होता है, मतलब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना, किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अगर मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, है ना, तो सबसे पहले एक ऐसे स्ट्रक्चर आता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते हैं अपन बोमन्स कैप्सूल, है ना, बोमेंस कैप्सूल, या तो बोमेंस कैप्सूल बोल लो आप, या तो इसको आप, है ना, ग्लोमेरुलस भी बोल, है ना, बोल सकते हो, ठीक है। यहां से हमारे पास आता है क्या, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये ऐसे ऐसे करके ये आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लूप ऑफ हेनले। ये है क्या मेरे पास, क्या नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पास आता है मेरे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये हमारा किससे जुड़ जाता है, ये हमारा जुड़ जाता है किससे, कलेक्टिंग डक्ट से, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। समझना आप आराम से, इसको समझो आप, है ना। अभी मैं इस पे वापस आऊंगा और इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा, पहले इसको थोड़ा रीड करते हैं। देखो, रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी इज नोन, है ना, इज नोन एज ड्रग एक्सक्रीशन, है ना, मतलब ड्रग का रिमूवल होना या उसके मेटाबोलाइट का हमारे बॉडी से रिमूवल होना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ड्रग एक्सक्रीशन बोलते हैं। द मेजर साइट ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज द किडनी और अदर, है ना, जैसे कि वो तो किडनी होता है, अदर जैसे कि लंग से होता है, बाइल से होता है, फिसेस के थ्रू होता है, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, मिल्क एक्सेट्रा, है ना, ये सब के थ्रू भी क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन 99% किससे होता है, किडनी के थ्रू होता है। किडनी के एक बीन शेप्ड ऑर्गन है और किडनी के 3 मेजर फंक्शन होते हैं। एक तो ये वाटर वेस्ट रिमूवल करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, या तो आप बोल सकते हो वाटर इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करता है,
और हार्मोन्स जैसे, और ये हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है ना, जैसे कि रेनिन हो गया। रेनिन कहाँ से सीक्रेट होता है? जेजी सेल्स। अब रेनिन का फंक्शन आपने ना बहुत पढ़ा होगा, ये तो आप पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ने वाले हो, है ना, रास सिस्टम पढ़ोगे, है ना, तो रेनिन एंजियोटेंसिन, है ना, ये मतलब ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेनिन। और एक होता है एरिथ्रोपोएटिन, जो किससे रिलीज होता है? पेरिट्यूबुलर सेल्स, है ना, पेरिट्यूबुलर सेल्स के द्वारा रिलीज होते हैं। तो किडनी के 3 मेन फंक्शंस हैं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, वेस्ट रिमूवल करना और हार्मोन सीक्रेट करना, रेनिन से एरिथ्रोपोएटिन, है ना। रेनिन क्या करता है? वो हाइपरटेंशन के केस में रहता है, काम करता है ना, मतलब ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। और इथ्रोपोएटिन क्या करता है कि वो इरिथ्रोसाइट्स की पोइसिस कराना, मतलब रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है ना। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या कराता है? इरिथ्रोपोइसिस कराता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है ना। किडनी है, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और यही स्ट्रक्चर मैं भी आपको बना के बताया कि इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, लुपोफेनले हो गया, डीसीटी हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट हो गया, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये है हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी में कितनी ब्लड प्रेजेंट होती है? तो जनरली अगर मैं जनरल देखूँ तो 5 से 6 लीटर प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में ब्लड, ठीक है, 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होती है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, हाँ देखो, यहाँ पास ना कैपिलरीज आती हैं और ऐसे 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 कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो यहां से जाने वाली कैपिलरी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एफरेंट आर्ट्रियोल, है ना, आर्ट्रियोल। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इफरेंट आर्ट्रियोल, है ना, आर्ट्रियोल। और यहाँ पर का जो विड्थ होता है, यहाँ पर का जो विड्थ होता है, मतलब जो ओपनिंग डायमीटर होता है ना, वो ज्यादा होता है, और यहाँ पर का जो ओपनिंग डायमीटर होता है वो कम होता है। अब आप बताओ, कहीं से पानी, इतने मोटे पाइप से पानी जा रहा है और यहाँ जाके इतना पतला, तो बीच में बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होगा ना, और ये प्रेशर के थ्रू यहाँ पर होता है क्या? फिल्ट्रेशन। यही प्रेशर के कारण यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है क्या? फिल्ट्रेशन। और इसी को ही तो हम कहते हैं बेटा क्या? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, है ना। अब आपको एक चीज बता देता हूं, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है वो इररिस्पेक्टिव है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिपोफिलिक, है ना, लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक, है ना, हाइड्रोफिलिक, है ना। मतलब देखो, कोई भी सब्सटेंस चाहे वो लिपोफिलिक हो या हाइड्रोफिलिक हो, यहां पर देखो, यहां पर क्या होती है ना, यहाँ पर जो बोमेन्स कैप्सूल है, या तो ग्लोमेरुलस की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर ना बहुत, यहाँ की जो कैपिलरीज होती है उसमें पोर्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो भी ड्रग इस पोर से पास हो पाता है, सभी के सभी किस में आ जाते हैं, है ना, सभी के सभी ये बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू अंदर आ जाते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं? फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब चाहे वो लिपोफिलिक हो तो भी फिल्टर आउट हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो तो भी वो फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है वो उसका रेट क्या पता है? 120 ml पर मिनट। और अगर इसको आप अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो वो होता है 180 लीटर पर डे, है ना। आप बताओ, क्या आप एक दिन में 180 लीटर ऑफ यूरिन आप पास करते हो क्या? नहीं पास करते हम लोग। इसका जो 99% जो होता है ना, ये रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है ना, रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। अब जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और वो कहां से होता है? वो यहाँ पर पीसीटी में, यहाँ पर पीसीटी से क्या होता है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब ये रीएब्जॉर्प्शन जो होता है ना, ये डिपेंड करता है किस पे पता है? लिपोफिलिसिटी पे, है, और आप बोल सकते हो क्या? हाइड्रोफिलिसिटी पे, हाइड्रोफिलिसिटी पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा था, देखो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहां पर जो फिल्ट्रेशन हुआ, इसको आप बोलोगे क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलोगे, यस और नो, है ना, यस, है ना। और ये लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि यहाँ पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और जो भी चीज इस स्पोर से पास हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप एक चीज याद रखना, जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था कि जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाते हैं ना, बाउंडेड होते हैं, वो क्या नहीं, वो एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी साइज जो होती है बड़ी हो जाती है ना यार। वो ड्रग की साइज तो बड़ी हो गई, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लिए, चाहे वो एल्ब्यूमिन से बाइंड कर ले, ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड कर ले, तो वहां से पास कैसे हो पाएंगे आप बताओ? वो पास हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाते हैं। लेकिन जितनी भी चीजें पास हो पाएंगी वो यहां पास आ जाएंगी, ठीक है। अब पीसीटी में आती हैं तो पीसीटी के पास यहां पास आ गए। अब यहां पास आप देखोगे कि भैया ग्लूकोज भी आ गया, है ना, हमारे पास ग्लूकोज भी आ जाते हैं, आरबीसीज भी आ जाते हैं, और यहाँ पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ग्लूकोज आ गए, आरबीसीज आ गए, वाइटल न्यूट्रिएंट्स आ गए। क्या हमको सबको एक्सक्रीट आउट करना है क्या? जिनका भी साइज इस पोर के इक्विवेलेंट हो या इससे छोटा हो, सब चीज यहाँ जाते हैं क्या? सबको एक्सक्रीट आउट करना है? सबको हम लोग को यूरिन के थ्रू बहा देना है क्या? नहीं भैया, नहीं करना। तो उनका पीसीटी के थ्रू क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पर एक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जहां पर ये क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है ना। और जिनकी लिपोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना जल्दी और उतना इजिली रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। जिनकी लिपोफिलिसिटी ज्यादा होगी, भाई देखो बायोलिपिड
मेम्ब्रेन क्रॉस करना है। तो ऐसे ड्रग जो लिपोफिलिक हों और यहाँ आ गए हों वो तुरंत यहाँ जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पास हाइड्रोफिलिक होंगे ना वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते, है ना, वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वो फिर सीधा जाके ऐसे होते होते कलेक्टिंग नेट के थ्रू रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर केस होता है कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का। हाँ, अब देखो कई ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, है ना, कई ऐसे ऑर्गेनिक एसिड हो गए, कई ऐसे ऑर्गेनिक बेसिस हो गए जो यहां से फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं, है ना, जो यहां से फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं। और कई ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जिनका साइज भी बड़ा होता है, कई ऐसे ड्रग हो गए जिनका साइज बड़ा है ना, और वो ड्रग हैं वो आइदर या तो ऑर्गेनिक एसिड हैं या ऑर्गेनिक बेसिस हैं जो फिल्टर आउट नहीं हो पाते। तो उस केस में क्या होता है पता है, यहां पर एक और हमको टर्म सीखना है, वो है क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमारे पास ना एक पंप प्रेजेंट होता है जिससे क्या हो जाता है कि हम लोग उस स्पेसिफिक ड्रग को इस पंप के थ्रू हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, है ना। अब एक जो पंप है वो एसिड के लिए होता है और एक जो पंप होता है बेस के लिए होता है। बस इतना ही सुन लिया ना आप, इनफ है, अब आगे आप समझ जाओगे। देखो मैंने आपको बता दिया, है ना, ये सब तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया है ना। जो मैंने अभी बना के बताया मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है और यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना। अब इसी चीज को आपको अच्छे से मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। देखो रीनल एक्सक्रीशन, है ना, रीनल एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन थ्रू किडनी। The kidney is responsible for excreting the all water soluble substances. The amount of the drug or its metabolite present in the urine is the sum of the total glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. The net renal excretion जो होता है वो glomerular filtration plus tubular secretion minus tubular reabsorption। ये मैं अभी आपको तुरंत अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा और है ना, और सभी की सभी चीजें हमारे पास किस में आ जाएंगी, हमारे नेफ्रॉन में आ जाएंगी, है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब जो चीजें आई अब फिर हमने बोला कि देखो भैया ये सब जो चीजें हैं तो हमारी बॉडी की जरूरत की है, तो उनको हमने वापस भेज दिया, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिर कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो लार्ज साइज के कारण यहाँ से पास नहीं हो पाई थी, उसको हमने यहाँ पास कर दिया। तो अब वही होता है कि जो नेट फिल्ट्रेशन कितना हुआ, नेट फिल्ट्रेशन की अगर आप बात करो तो सबसे पहले तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ, है ना, उसके बाद माइनस, है ना, उसके बाद माइनस क्या हो गया, माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, और फिर प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना, ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसी को अरेंज करके आप लिखोगे तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन लिख लो। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना, प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे और रीनल ब्लड फ्लो पे। देखो यहाँ पर क्या मैं वही बताया ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव द पोर्स लार्जर देन द यूजुअल एंड ऑल नॉन प्रोटीन बाउंडेड ड्रग वेदर लिपिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल वो क्या हो जाते हैं, ग्लोमेरुलर से फिल्टर हो जाते हैं, है ना। अब जैसे कि फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है किसमें, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे। अगर बाइंडिंग होगा तो वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी साइज बड़ी हो जाती है, और जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन तो इट ऑकर्स टू द पैसिव डिफ्यूजन, 99% ऑफ फिल्ट्रेशन कम बैक टू द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस, है ना। अभी किस पे डिपेंड करता है, लिपिड सोल्युबिलिटी पे। जितना ज्यादा लिपिड सोल्युबिलिटी होगा उतना तेजी से और उतना इजीली क्या हो जाएंगे, जो ड्रग होंगे वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि बाइलिपिड लेयर को ही तो क्रॉस करना है। तो नॉन लिपिड सोल्युबल ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड मोर, पर्पस ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज टू मेक द ड्रग वाटर सोल्युबल सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड। यही चीज को मैंने आपको यहाँ पर बता रहा था। देखो मैंने यहाँ पर आपको बोला था ना, आपको आगे आके मैं बताऊंगा। ये देखो पेज नंबर 1, है ना, इसमें मैं बोला था ना कि हमको ड्रग को नॉन पोलर बनाना है, मतलब जो लिपिड नॉन पोलर लिपिड सोल्यूबल से अपन को क्या बनाना है, पोलर लिपिड इनसोल्यूबल बनाना है, कि अपन उसको वो रीएब्जॉर्ब ना हो पाए रीनल ट्यूब्यूल्स में, एक्सक्रीट हो पाए। वही चीज तो है कि जो नॉन लिपिड सोल्यूबल होंगे ना वो ज्यादा एक्सक्रीट हो पाते हैं। मेटाबॉलिज्म, है ना, इज टू मेक द ड्रग वाटर सोल्यूबल सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड। ये समझ आया आपको, है ना। अब देखो आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग, तो हाईली आयोनाइज्ड ड्रग आर एक्सक्रीटेड मोर, वही यार कि नॉन लिपिड सोल्यूबल इन द सेंस वाटर सोल्यूबल ड्रग ही हुए, और आयोनाइज्ड ड्रग मतलब वाटर सोल्यूबल ड्रग ही है जो ज्यादा एक्सक्रीट होते हैं, है ना। अब देखो मैं अब आपको ये बताता हूँ क्या है यूरिनरी पीएच फॉर पार्शियली आयोनाइज्ड ड्रग। देखो बेसिक ड्रग्स आर आयोनाइज्ड मोर ऑन एसिडिक पीएच एंड लेस रीअब्सॉर्ब्ड, एंड एसिडिक ड्रग्स आर आयोनाइज्ड मोर, है ना, एंड रीअब्सॉर्ब लेस इन एल्कलाइन पीएच। अब ये देखो कि जैसे कि कोई हमारे पास बेसिक ड्रग है ना, कोई मेरे पास
बेसिक ड्रग है ना। बेसिक ड्रग को अगर मैं एल्कलाइन पीएच में डाल दूं, बेसिक ड्रग को मैं किस में डाल दूं, है ना एल्कलाइन पीएच में, है ना एल्कलाइन पीएच में, तो वो तो क्या होगा, वो अनआयोनाइज्ड ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बेसिक ड्रग को, अगर मैं कोई बेसिक ड्रग को किस में डाल दूं, एसिडिक पीएच में डाल दूं, है ना एसिडिक पीएच या एसिडिक मीडियम बोल देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, बेसिक ड्रग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना आयोनाइज हो जाएगा, है ना आयोनाइज हो जाएगा। वैसे ही कोई अगर एसिडिक ड्रग होगा, है ना एसिडिक ड्रग होगा, अगर मैं उसको बेसिक मीडियम में डाल दूं, बेसिक मीडियम में डाल दूं, तो ये एसिडिक ड्रग हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। वही चीज की बात यहाँ पर भी कर रही है, यहाँ पर भी मतलब किया जा रहा है। जैसे कि मान लो कि एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो गई, है ना एज्यूम करते हैं कि एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो गई। अब एस्पिरिन क्या होता है भैया, अब एस्पिरिन जो है वो एसिडिक ड्रग है, तो हम लोग यूरिन को क्या कर देते हैं पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट देके यूरिन को हम लोग एल्कलाइन बना देते हैं, जिससे जब एस्पिरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई हमारी बॉडी में, तो जैसे ही एस्पिरिन हमारा वहां कहाँ पहुंचेगा, यूरिन में पहुंचेगा, और यूरिन का पीएच जो होगा वो क्या होगा, वो बेसिक होगा, है ना बेसिक होगा, तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, जो एस्पिरिन होगा वो मतलब वो भी आयोनाइज हो जाएगा, और उसके बाद वो इजिली हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, है ना। और वैसे ही अगर मान लो बेस है ना, जैसे कि एम्फेटामिन टॉक्सिसिटी, तो एम्फेटामिन जो है वो क्या है, वो बेसिक ड्रग है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग उस टाइम यूरिन को क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं। तो जब हम यूरिन को एसिडिक कर देंगे, तो एसिडिक इन्वायरमेंट में, है ना बेसिक ड्रग क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से इजिली क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मतलब वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, फिर वो इजिली क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। मैंने बताया था ना कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के पास ही वहीं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और वहीं ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होता है ना। तो जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो एक पंप के थ्रू होता है, मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, और एक बेसिक पंप होता है और एक एसिडिक पंप होता है। बेसिक पंप होता है ना बेसिक ड्रग के लिए, और एसिडिक पंप होता है एसिडिक ड्रग के लिए। तो एसिडिक ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, प्रोबेनासिड, है ना सैलिसिलिक एसिड, वो एसिडिक पंप से जाते हैं, और बेसिक ड्रग जैसे कि एम्फेटामिन, हिस्टामिन, वो बेसिक ड्रग से जाते हैं, है ना वो बेसिक पंप से जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि देखो ये होता है हमारे पास रीनल एक्सक्रीशन खत्म। अब उसके बाद मेरे पास क्या आता है, फीकल एक्सक्रीशन आता है, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, है ना। फीकल एक्सक्रीशन मतलब जो फीसेस के थ्रू भी ऐसे जो अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो किससे एक्सक्रीट हो जाते हैं, फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, है ना, जिनका साइज बहुत लार्ज होता है, जैसे कि क्लोरमफेनिकॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। पल्मोनरी एक्सक्रीशन आपने देखा होगा ना, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके मुंह से अल्कोहल का स्मेल आते रहता है ना। तो वही लिखा था, लंग्स आर द मेन रूट ऑफ द एलिमिनेशन फॉर द गैसेस एंड द वोलेटाइल लिक्विड, जैसे कि एल्कोहल हो गया, है ना, जनरल एनेस्थीसिया हो गया। अब जैसे कि स्वेट एंड सलाइवा, है ना, तो देखो क्या लिखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सम ड्रग्स आर एलिमिनेटेड थ्रू स्वेट एंड सलाइवा, एक्सक्रीशन थ्रू सलाइवा मे रिजल्ट इन द यूनिक टेस्ट। आप देखते होगे जब आपको फीवर आता है, बुखार होता है, तो हमने क्या करते हैं, हम दवाई खाते हैं, है ना, और दवाई खाते हैं उसके बाद हमारा मुंह अलग से कड़वाहट सा हो जाता है। वो तो मुंह क्या होता है कि सलाइवा के थ्रू हमारा जो ड्रग होता है वो थोड़ा थोड़ा एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है ना, इसलिए कई बार मुंह में बीटा टेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल कैलिथ्रोमाइसिन हो गया, फिनाइटोइन हो गया, ये ठीक है। अब इसके साथ हमारा एक्सक्रीशन भी खत्म हो जाता है, तो फाइनली हमारा ADME ये खत्म होता है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, कलेक्टिवली फार्माकोकाइनेटिक्स खत्म होता है, ठीक है। लेकिन फार्माकोकाइनेटिक्स में अपन को थोड़ा सा भी काइनेटिक्स पढ़ना बाकी है, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, है ना। हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ना टेक्निकल ग्लिच होने के कारण बार बार ना क्या हो पा रही है कि जो आगे का वीडियो ना रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो ना काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन जो है ना, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, इसका को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं खत्म करूंगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 05 में। और ये मुश्किल से 20 मिनट्स का होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये जानना, है ना, पढ़ना। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का ही होगा इसका लेक्चर, उससे 10-5 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी हो गया तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो यार, मेरे को क्या करना है ना, मेरे को आपको अच्छा कंटेंट देना है ना, और चीज़ों को अच्छे से याद कराना है, समझाना है कि वो आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत पूरा काम आए, जीपैट में भी आपको अच्छे से काम आए, और आगे आप किसी भी एग्जाम के लिए फाइट करो उसमें काम है। तो मैं एकदम छोटे क्लासेस करके ना मतलब आपकी कंटेंट को रिड्यूस नहीं करना चाहता। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं कोई भी कंटेंट को सिर्फ डेफिनेशन बता के और 1-2 एग्जांपल लिख के रीड करके छोड़ दूँ। लेकिन अगर मैं वैसा करूँगा ना, तो मैं अपने आप से भी चीट करूँगा और आपसे भी चीट करूँगा। तो ना थोड़ा वीडियो लेक्चर्स जो हैं उनके ड्यूरेशंस थोड़े से ज़्यादा हैं, ये मैं समझ रहा हूँ, और इसको आपको देखने में थोड़ा इशू भी जाएगा, थोड़ा लेक्चर लेंदी भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप आराम से धैर्यपूर्वक देखोगे तो आप कर लोगे, और आप
ये सब लेक्चर्स पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक जाओ, मैं तो आपको कहता हूँ कि आप केडी त्रिपाठी पढ़ो, है ना। मैंने जो पढ़ाई की है, मैंने मतलब जो जीडीसी के मॉड्यूल्स से मैंने उससे पढ़ाई की है ना। अभिषेक त्रिपाठी सर से पढ़ाई की है, और केडी त्रिपाठी बुक से पढ़िए, शर्मन शर्मा की बुक से पढ़िए। तो मैं बोलता हूँ कि आप इतने सारे जगह मत दौड़ो, भले आप कोई एक बुक ही उठा लो, केडी त्रिपाठी बुक उठा लो, आप उससे जाके पढ़ो, है ना। इसको पढ़ने के बाद आप पढ़ो, आप डेफिनेटली आप चीज़ों को एंजॉय करोगे, आपको चीज़ें इतने अच्छे से समझ आएंगी, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके। अभी तो एक बार आपको हल्के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उस टाइम और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये मेरे को मन की बात बोलनी थी। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन खत्म करूंगा, लेक्चर नंबर 05 में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।